क्या तुमने कभी किसी ऐसे केस के बारे में सुना है जिसमें आरोपी, उसकी पत्नी और फिर जांच करने वाला इंस्पेक्टर तीनों ही रहस्यमयी तरह से गायब हो गए हों? शेखर ने सोचा था ये बस एक फाइल है, लेकिन जिस पल उसने उन 13 पत्तों को जलाने की कोशिश की, उसी पल से उसकी जिंदगी एक अदृश्य डर के घेरे में आ गई। अब हर रात उसे दिखती है एक बंद कोठरी, ठंडा पानी और अजीब भाषा में बोलता रेडियो, और सुबह उठता है तो खुद को निर्वस्त्र कमरे के बीचों बीच पाता है। वो सोचता है ये सपना है या कोई श्राप। पर जब उसे पता चलता है कि यही घटनाएं 1961 में भी हुई थीं, जहां 13 लोगों की मौत के बाद आरोपी गायब हो गया था, तो अब बस एक सवाल बचता है, क्या शेखर अगला शिकार बनने वाला है? वो अंधेरी कोठरी, वो रेडियो, और उस रेडियो पर अजीब सी भाषा में बोलने वाली महिला, ये सब अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अगर वो सपना था, तो फिर मेरे कपड़े किसने उतारे? क्योंकि सोते समय तो मैं पूरे कपड़ों में था। बैग पैक करते समय भी उसे वही सब याद आ रहा था। चश्मे का केस उसकी रोज की बैग में ही था। उसे निकालने के लिए उसने बैग में हाथ डाला। चश्मे के केस के साथ ही वो 13 पत्तों की गड्डी भी बाहर आ गई, और शेखर जैसे करंट लगने से झटके में पीछे हट गया। अरे ये तो वही पत्ते हैं जिन्हें मैंने आग में जला दिया था। फिर ये दोबारा मेरी बैग में कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डरते डरते उसने वो पत्तों की गड्डी हाथ में ली। उन पत्तों पर आग का कोई असर नहीं था, लेकिन फिर भी वो पहले जैसे नहीं लग रहे थे। पत्तों के रंग में अब एक गहरापन आ गया था। लेकिन अगर वो पत्ते उसने वहीं आग में राख कर दिए थे, तो फिर ये वापस कैसे आ गए? तभी उसका फोन बजा। नीचे बिल्डिंग के पास जो कैब उसने बुक की थी, वो आ गई थी, और वो फोन कैब ड्राइवर का था। ज्यादा कुछ सोचे बिना उसने पत्तों की गड्डी बैग में डाली, घर लॉक किया और निकल पड़ा। कैब ने उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ा। ट्रेन में बैठकर वो सारी घटनाओं के बारे में सोचता रहा। यकीनन सब कुछ पैट्रिक्स के उस बंगले से ही शुरू हुआ था। वहीं उस रहस्य की जड़ छिपी होगी। ऐसा अमानवीय अनुभव उसने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। कल रात जो कोठरी उसने देखी थी, वो दृश्य और वो पत्तों की गड्डी, क्या ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं? ऐसे ही कई विचारों में उलझा हुआ वो कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। ट्रेन की सीटी की आवाज से उसकी नींद खुली, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आवाजें दूर से आ रही थी, पर आसपास घना अंधेरा था। क्या वो सपना देख रहा था? उसका मन और शरीर सब सचेत थे, यानी ये सपना नहीं था। तभी एक सायरन की तेज आवाज सुनाई दी और अगले ही पल एक पीला बल्ब धीमी रोशनी देने लगा। उसने इधर उधर देखा, वो एक कोठरी में था। उसका मन घबरा गया, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले तो वो गोवा जाने वाली ट्रेन में था। तो ये सब क्या है? तभी रेडियो से खरखराहट की आवाज आई और वो चल पड़ा। लेकिन इस बार महिला की आवाज नहीं थी, बल्कि एक पुरुष किसी अजीब सी भाषा में बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी विशाल भीड़ को संबोधित कर रहा हो। उसकी टोन से यही प्रतीत हो रहा था। Wir worden der Weltsystemen wenn nicht in einem Universum dann sicherlich in dem different Universum. ये एक ही वाक्य वो रेडियो पर बार बार जोर से चिल्ला रहा था, और इस बार कोई अनुवाद भी नहीं हो रहा था। इसलिए वो क्या बोल रहा था, शेखर समझ नहीं पा रहा था। रेडियो खरखराकर बंद हो गया, और अगली ही पल दूर कहीं से ट्रेन की सीटी की आवाज फिर सुनाई दी। बाहर से ट्रेन के चलने की आवाज आई और वह ट्रेन वहां से गुजर गई। कोठरी का बल्ब धीरे धीरे मंद हुआ और फिर पूरा बंद हो गया। अब कमरे में बस अंधेरा ही अंधेरा था। सब कुछ शांत हो गया था। ऐसा लग ही रहा था कि अचानक रेडियो फिर से चालू हो गया। Sei können toten ansia korper zestoren aber nicht ansia silen. अब वही आदमी फिर एक नया वाक्य जोर से बोलने लगा, और अगली ही पल शेखर चौंक कर नींद से जाग गया। क्या यह सब अभी अभी शुरू हुआ था? उसे समझने में 2 से 3 मिनट लग गए। उसने सामने बैठे पैसेंजर से पूछा, माफ कीजिए, हम कहाँ पहुंचे हैं? शेखर ने पूछा। अरे अभी अभी ट्रेन चली है, हम तो स्टेशन के पास ही हैं।
मोबाइल से सिर उठाते हुए उस शख्स ने जवाब दिया। लेकिन शेखर को ऐसा क्यों लग रहा था जैसे बहुत वक्त बीत चुका हो, जैसे उसने कोई लंबा सफर तय किया हो। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। सफर में उसके मन में बस सवाल ही सवाल थे, चक्र जारी ही था। सफर के दौरान शेखर ने मोबाइल पर उन कार्ड्स के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। गूगल पर किया गया हर सर्च टैरो कार्ड्स या टेरिकास तक ही सिमट कर रह जाता था, जबकि ये कार्ड्स उससे बिल्कुल अलग थे। दोपहर 2:30 बजे वह गोवा पहुंचा। स्टेशन से बाहर निकलकर उसने टैक्सी रोकी और किशोर के पते पर पहुंचा। किशोर एक फ्लैट में रहता था। करीब 15 से 20 मिनट बाद शेखर उसके घर पहुंच गया। वेलकम टू गोवा मिस्टर होम्स, किशोर ने मजाकिया अंदाज में उसका स्वागत किया, लेकिन शेखर के चेहरे पर साफ साफ डर और तनाव दिख रहा था। वह थके हुए चेहरे के साथ भीतर आया। किशोर ने दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ भाई, हमेशा तो एकदम फ्रेश मूड में मिलने वाला तू आज इतना टेंशन में क्यों लग रहा है, किशोर ने पूछा। सब बताऊंगा, लेकिन वक्त आने पर। मैंने जिस केस का जिक्र किया था उस पर कुछ जानकारी मिली क्या, शेखर ने सीधा सवाल किया। ठहर, बहुत सारी जानकारी मिली है, कहते हुए किशोर ने एक छोटी सी फाइल शेखर के सामने रख दी। उस फाइल की शुरुआत में वही बेसिक जानकारी थी जो शेखर ने पहले इंटरनेट पर फोरम्स से पढ़ी थी, लेकिन कुछ अतिरिक्त बातें भी थीं, जैसे कि उस समय का पंचनामा, स्टेसी पैट्रिक्स का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जैक्सन मेंशन का पता और तस्वीरें। पंचनामे में कुछ खास बातें दर्ज थीं। स्टेसी के शरीर पर कुल 13 वार किए गए थे। साथ ही जिस कमरे में उसकी लाश और पीटर मिला था, उस कमरे की दीवारों पर 13 का अंक बार बार लिखा गया था। जिस रात पीटर गायब हुआ, उस रात कोठरी के बाहर पहरे पर मौजूद गार्ड का बयान भी दर्ज था। उसमें लिखा था कि रात 3 बजे तक पीटर अपनी कोठरी में ही था। वो 2 बजे तक सो रहा था, लेकिन फिर अचानक उठ बैठा और दीवार पर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखने लगा। वह बार बार 13 का उपयोग कर रहा था। 2:30 बजे वह दीवार की तरफ देखकर घुटनों में सिर देकर बैठ गया और कुछ बड़बड़ाते हुए रोने लगा। गार्ड जेलर को बुलाने गया। उसे वापस आने में 4 मिनट लगे होंगे, लेकिन जब वो लौटा तो कोठरी खाली थी। केवल पीटर के फटे कपड़े जमीन पर बिखरे थे, बाकी कुछ नहीं। उसका इस तरह गायब हो जाना पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा सकता था, इसलिए केस की जानकारी गुप्त रखी गई थी। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में केस चलने तक पीटर को लॉकअप में रखा गया था, लेकिन अगले 11 दिनों में 4 और हत्याएं हुई, जिसके बाद उसे 11वें दिन कोठरी में शिफ्ट किया गया और उसी रात वह गायब हो गया। और ठीक उसी रात 8 और हत्याएं हुई, एकदम उसी तरह जैसे स्टेसी की हत्या हुई थी। हर शव पर 13 वार किए गए थे और हर शव के पास दीवारों पर 13 का अंक बार बार लिखा गया था। इन सारी समानताओं को देखते हुए यही निष्कर्ष निकाला गया कि ये सारी हत्याएं पीटर पैट्रिक्स ने ही की थी। किशोर, ये जैक्सन मेंशन कहाँ है? क्या वो बंगला अभी भी है या वहां कुछ और बन गया? शेखर ने पूछा। जितना मुझे पता चला है, उस बंगले को उस वक्त सील कर दिया गया था। उसके बाद ना तो किसी ने खरीदा, ना वहां कुछ नया बनाया गया। आज भी वो बंगला वैसे ही वीरान पड़ा है। 60 साल हो गए, लेकिन वह अब भी खड़ा है, किशोर ने बताया। गुड, तो चलो वहां चलते हैं, शेखर ने कहा। अभी आए हो और तुरंत वहां? किशोर ने पूछा। मेरे पास समय कम है, किशोर, शेखर ने गंभीरता से कहा। फिर दोनों किशोर की कार से ओल्ड गोवा के बाहरी इलाके में उस पुराने बंगले की ओर रवाना हुए। मुख्य शहर से बाहर निकलने में ही आधा घंटा लग गया। शेखर ने वे कार्ड्स भी साथ रखे थे। वह अभी भी तय नहीं कर पाया था कि किशोर को पूरी जानकारी दे या नहीं। कुछ ही देर में कार एक वीरान पुराने बंगले के सामने आकर रुकी। बंगले का मुख्य गेट चुरा लिया गया था। उसके चारों ओर की सुरक्षा दीवारें जगह से ढही हुई थी। बंगले के आंगन में घास बहुत ज्यादा उगाई थी। सामने का लकड़ी का दरवाजा दोनों कोनों से सड़ा हुआ था, जिससे अंदर की हालत का अंदाजा लगाना आसान था। आंगन से होते हुए वे दोनों उस दरवाजे तक पहुंचे। इतने सालों बाद भी दरवाजा सिर्फ हल्के से धक्के से ही खुल गया। अंदर चारों ओर धूल, जाले और सीलन का साम्राज्य था। हर जगह पड़ी लकड़ी की चीजें अभी भी जस की तस थी। सूरज की किरण ठीक कमरे के बीचों बीच पड़ रही थी। इधर उधर नजरें घुमाते हुए शेखर और किशोर सावधानी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। पहली मंजिल पर 3 कमरे थे और फिर एक टेरेस। लगभग 60 सालों से वो बंगला वैसे ही बंद पड़ा था। ऊपर की मंजिल पर ही वो कमरा था जहां स्टेसी की हत्या हुई थी।
उस कमरे का दरवाजा सील कर बंद कर दिया गया था। शेखर ने उसी से अंदाजा लगाया। दोनों पास वाले कमरे में दाखिल हुए। वहां पुराने पुर्तगाली दौर की चीजें फर्नीचर के रूप में पड़ी थी। एक पुरानी कुर्सी कोने में रखी थी, कम से कम 80 से 90 साल पुरानी होगी, लेकिन उस पर न दीमक था न कोई कीड़े। उस कमरे की दीवार पर एक फ्रेम लटका था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। Dehre Ziel mit dem Schwur des Nazismus. Abzusklaviten ist der einzig WEG der übrig bleibt, wenn nicht in diesem Universum, dann wird es sicherlich in Anders Universum sein. उस अजीब भाषा वाले वाक्य की फ्रेम शेखर ने दीवार से उतारी। फिर उसकी नजर दूसरी दीवार पर गई जहां धूल के नीचे छिपी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी। उसने हाथ से धूल हटाई। वो तस्वीरें किसी अंग्रेज आदमी की थी। वो आर्मी यूनिफॉर्म में था, सीने पर कई मेडल्स लगे थे और हाथ में सिगार था। एक रौबदार शख्स ब्रिटिश आर्मी का लगता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय उनका यूनिफॉर्म ऐसा ही होता था। किशोर बोला। शेखर ने वो तीनों फोटो बैग में रख लिए। अब वे अलमारी के पास गए, लेकिन वो खाली थी। तभी शेखर की नजर सामने की बुक शेल्फ पर पड़ी। वहां कुछ किताबें धूल में पड़ी थी। वह उन्हें एक एक करके पलटने लगा। आखिरी किताब थी डार्क मैटर्स, लेकिन वह इंग्लिश में नहीं थी, किसी अज्ञात भाषा में। उस किताब में कई जगह मार्किंग की गई थी। वो किताब हाथ में लेकर दोनों कमरे से बाहर निकले। शेखर ने सील लगे कमरे के दरवाजे पर लात मारी और अंदर दाखिल हुए। दीवार का रंग उखड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी 13 इंच का अंक जगह जगह लिखा हुआ नजर आ रहा था। छत की लकड़ी पर वही बड़ा वाक्य लिखा हुआ था जो फ्रेम में था। समय के साथ अक्षर धुंधले हो गए थे, लेकिन शेखर की तेज नजर ने उसे पहचान लिया। कमरे में एक अजीब नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। वहां सिर्फ एक पुराना पलंग था, बाकी कुछ नहीं। शेखर अब कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नजर छत के कोने पर पड़ी, जहां से सूरज की एक किरण आ रही थी। वो कोई छेद नहीं था, बल्कि फैक्ट्री की चिमनी जैसी लग रही थी। शेखर टेरेस पर गया जहां वो चिमनी खुलती थी। उसने रबर ग्लव्स पहनकर उसमें हाथ डाला। एक काले रंग की राख हाथ में आई। उसने वो राख एक प्लास्टिक बैग में भर ली। चलो अब निकलते हैं यहां से, शेखर बोला और दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, शेखर फिर रुक गया। वह उस सूरज की किरण की दिशा में चलते हुए कमरे के बीच में पहुंचा। लकड़ी की फ्लोरिंग पर कोई कालीन क्यों बिछाएगा? उसने ब्लेड से वो चिपका हुआ गलीचा फाड़कर हटा दिया। स्वस्तिक, बिल्कुल वैसा ही चिन्ह जैसा जर्मन सेना का होता है। शेखर किशोर की ओर देखकर बोला। वो स्वस्तिक वाले हिस्से में एक लकड़ी की पट्टी थी। दोनों ने मिलकर उसे हटाने की कोशिश की। नीचे एक छोटा सा खांचा निकला जिसमें एक चमड़े का बैग छिपा हुआ था। वो बैग मिलना इस केस की कहानी को एक नई, अप्रत्याशित दिशा में ले जाने जैसा था। वो चमड़े का बैग निकालकर उन्होंने फर्श को फिर वैसे ही बंद किया और गलीचे से ढक दिया। फिर वे दोनों वहां से निकल गए। गाड़ी में बैठकर वे किशोर के घर लौटे। घर पहुंचकर वे मिले सामान को बाहर निकालकर थोड़ा आराम से बैठ गए। ये भाषा कौन सी है, किशोर? फ्रेम की ओर देखते हुए शेखर ने पूछा। शायद ये जर्मन भाषा है, किशोर ने कहा। पर रुक, हम इसमें से कोई एक शब्द गूगल पर सर्च करते हैं। एक शब्द सर्च करके किशोर ने पक्की पुष्टि की। हाँ, ये भाषा जर्मन ही है। चमड़े के बैग से एक कागजों का बंडल और एक डायरी निकली। डायरी में भी पूरा लेख जर्मन भाषा में ही था। जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलटते वक्त एक पन्ने पर शेखर की नजर ठहर गई और वो दंग रह गया। उस पन्ने पर उन्हीं 13 पत्तों की हाथ से बनी हुई तस्वीरें थी। उसने तुरंत अपने बैग से वही 13 पत्ते निकाले और डायरी की तस्वीरों से मिलाने लगा। ये पत्ते? इसके बारे में तो तूने कुछ बताया ही नहीं, किशोर ने पूछा। सब बताऊंगा तुझे, शेखर ने कहा, पर तभी प्रत्यय चाहिए। शेखर की जुबान से अजीब सी भाषा के शब्द निकलने लगे। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और पूरी आंखें सफेद हो गईं। अचानक शेखर जमीन पर ढेर हो गया। Dehre Ziele mit dem Schwert des Nazismus. Abzusklaviten ist der einzig Weg. रेडियो पर कोई आदमी लगातार यह वाक्य जोर जोर से बड़बड़ाता जा रहा था। पीछे से भीड़ के शोर की आवाज आ रही थी। अब शेखर एक अजीब से स्ट्रेट जैकेट में बंधा जमीन पर पड़ा था। Du kannst mich töten, aber du kannst meinen Hass nicht töten. तू मुझे मार सकता है, लेकिन मेरे नफरत को नहीं मार सकता।
शेखर चिल्लाते हुए उस अदृश्य भीड़ से बात कर रहा था। पीछे से लोगों की चीखें आ रही थी। रेडियो अचानक बंद हो गया। एक सायरन बजा और कोठरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। शेखर को समझ आ गया, ये एक संकेत है उस कमरे से बाहर निकलने का। स्ट्रेट जैकेट के कारण उठना मुश्किल था, फिर भी वह किसी तरह उठा और कोठरी से बाहर निकल आया। वह फिर से उसी बड़े हॉल में पहुंचा जहां पहले उसे शॉवर दिया गया था, लेकिन आज वहां कोई शॉवर नहीं था। उस कमरे की मुख्य दीवार पर एक बहुत बड़ी घड़ी टंगी हुई थी, जिसमें साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड सभी गिने जा रहे थे। 76 वर्ष, 8 महीने, 12 दिन, 8 घंटे, 45 मिनट, 56 सेकंड। क्या था यह सब? उस घड़ी पर दिख रहे हर सेकंड में बदलते अंकों का मतलब समझ पाना मुश्किल था। फिर वही सायरन बजा और रेडियो पर फिर से वही आदमी चिल्लाने लगा। Niemand ist hier allein, auch wenn es so scheint. कोई यहाँ अकेला नहीं होता, चाहे वह कितना भी अकेला क्यों न महसूस करे। और तभी उसी हॉल में लोगों की चीख पुकार फिर से सुनाई देने लगी, ऐसे जैसे पूरी भीड़ वहां मौजूद हो, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शेखर घबरा गया, चारों तरफ देखने लगा, और तभी सायरन का बहुत तीखा शोर उसके कानों में गूंजा और पूरा हॉल ब्लैक आउट हो गया। जैसे कोई पानी से बाहर सांस लेने आए, वैसे ही शेखर होश में आया। वह किशोर के घर के सोफे पर पड़ा था, उसके हाथ पैर सुन्न थे और हाथ सीने पर रखे हुए थे। शेखर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर कब तक चलेगा और क्या वो इस रहस्य का अंत कभी समझ पाएगा।